कैसे पता लगेगा कि ये वाला तरबूज जो है वो इंजेक्ट है, इसको लाल किया गया, या फिर ये वाला ओरिजिनल है? वो आप टिश्यू पेपर के साथ लगा के जब उस पर टैप टैप करेंगे तो लाइकोपीन लग जाएगा टिश्यू के ऊपर। अगर इंजेक्ट कर ही दिया गया है तो उसके ऊपर आपको पंक्चर का बाकायदा मार्क नजर आएगा। प्लीज तरबूज को काट के नहीं लेना। अगर आप तरबूज को काट के लेते हैं तब वो बीमारियों की बहुत बड़ी वजह बन सकता है। बहुत सारे लोग जिनका मैदा सेंसिटिव है उनके लिए ये बहुत ही बुरा कॉम्बिनेशन हो सकता है और ये रिकमेंडेड भी नहीं है कॉम्बिनेशन। पाकिस्तान में गर्मियों में तरबूज जो है वो किसी नेमत से कम नहीं समझा जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ सालों से तरबूज जो है वो बाकायदा तौर पर प्रोपेगेंडे का शिकार रहा है। बहुत से इल्ज़ामात की जो है वो जद में भी रहा है। इस तमाम तर मसाइल का हल बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान की बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो मौजूद हैं, आशा नासिर। अस्सलाम वालेकुम। तरबूज जो है वो कंसिडर किया जाता है गर्मियों में कि बड़ा मीठा और गर्मी के हवाले से बड़ा अच्छा समझा जाता है। एक चीज़ सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है हमारे व्यूअर्स को, कैसे पता लगेगा कि अगर हम बाहर गए हैं किसी तरबूज की शॉप पे तो कैसे पता लगेगा कि ये वाला तरबूज जो है वो इंजेक्ट है, इसको लाल किया गया, या फिर ये वाला ओरिजिनल है? इसकी क्या पहचान है? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि तरबूज को इंजेक्ट करने का हमें एज सच कोई फ़ायदा नहीं होता। एक बात समझनी है कि जब आप तरबूज को टीका लगाते हैं तो वो 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर ख़राब होना शुरू हो जाता है, बिकॉज उसके अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। अगर किसी दुकानदार ने अपना तरबूज बेचना है तो वो उसको सुबह सुबह ला के इंजेक्ट कर देगा, तो शाम तक तो वो तरबूज बचना ही नहीं है कि वो बेचा जा सके या कुछ भी। और दूसरा, आप उसका जो शेल है वो आपको पता ही है कि कितना हार्ड शेल है उसका, उसको इंजेक्ट करना इजी भी नहीं है। अगर इंजेक्ट कर ही दिया गया है तो उसके ऊपर आपको पंक्चर का बाकायदा मार्क नज़र आएगा, क्योंकि उसका शेल बहुत ज़्यादा हार्ड है। जो तरबूज है उसके अंदर एक नेचुरल कलर होता है जिसको हम लाइकोपीन कहते हैं। जो लाइकोपीन है वो रेड है। वो आप टिश्यू पेपर के साथ लगा के जब उस पर टैप टैप करेंगे तो लाइकोपीन लग जाएगा टिश्यू के ऊपर। अब आपको लगेगा ये तो रंग लगा हुआ है, लेकिन वो तो तरबूज का नेचुरल कलर है। थोड़ा डिफरेंस तो होगा ना, लाइक अब टिश्यू पेपर से ये प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं कि ज्यादा डार्क रेड आता है या फिर एक नॉर्मल सा जो है वो पिंकिश सा शेड आता है। पिंकिश सा जो है वो इसमें शेड आ रहा है और रेड ज्यादा आप देख रहे हैं कि रेड नहीं है। हम जब तरबूज खरीदने जाते हैं तो हम पहले उसको काट के देखें, जो कि बिल्कुल गलत है। प्लीज तरबूज को काट के नहीं लेना। अगर आप तरबूज को काट के लेते हैं तब वो बीमारियों की बहुत बड़ी वजह बन सकता है। उसकी वजह यह है कि तरबूज का जो शेल होता है उस पर बहुत सारे जरासीम लगे हुए होते हैं। अब दुकानदार ने पहले पकड़ के उसको अच्छे से वॉश तो नहीं करना आपके लिए, उसने तो वही उसी पॉल्यूशन में से तरबूज उठाना है, उठा के एक गंदी छुरी के साथ वो आपको छील के दे देना है। छुरी भी गंदी, उस छुरी को गंदे पानी में फिर डिप किया जाता है, फिर वो शेल गंदा, वो खेतों से आया हुआ होता है, जहाँ पे लोग खेतों को अक्सर वॉशरूम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हमारे देहातों में ये काम ना करें। अगर आपने तरबूज खरीदना है, पूरा तरबूज खरीदें, घर आए, अच्छे से उसको वॉश करें, साफ छुरी से उसको काटें। अच्छा, क्या तरबूज को पानी के अंदर ऐड ऑन करके क्या इसका जूस बनाया जा सकता है? अब ये एक ऐसी चीज़ है जो हर एक के डाइजेशन पे डिपेंड करती है। कुछ लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत, हम जिसे कह सकते हैं, वल्नरेबल होता है, जिसमें बूढ़े आ जाते हैं या प्रेग्नेंट फीमेल्स आ जाती हैं। अगर वो तरबूज और पानी का कॉम्बिनेशन लेंगे तो उन्हें डायरिया या हैज़ा हो सकता है, और बच्चों को भी ये हो सकता है। जिनका इम्यून सिस्टम या जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा वीक है उन्हें इससे एहतियात करनी चाहिए। या जिन लोगों को वैसे कोई मैदे का मसला है, जैसे IBS है या कोई बीमारी है मैदे की, तो उन्हें इस चीज़ में एहतियात करनी चाहिए। ये है दूध। बिल्कुल। क्या तरबूज का मिल्क शेक बना सकते हैं, मिल्क शेक पी सकते हैं? देखिए, ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ तरबूज का मिल्क शेक वो बचपन से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं होता है इससे। लेकिन कुछ ममालिक जैसे इवन पाकिस्तान में भी इसको बिल्कुल अच्छा भी नहीं समझा जाता और बहुत ज़्यादा कॉमन भी नहीं है। ये आप हर घर में तरबूज का मिल्क शेक बनते हुए नहीं देखेंगे। बहुत सारे लोग जिनका मैदा सेंसिटिव है उनके लिए ये बहुत ही बुरा कॉम्बिनेशन हो सकता है। दूसरा, जो डायबिटिक पेशेंट है उसके लिए उससे भी बुरा कॉम्बिनेशन है। IBS के पेशेंट के लिए भी बहुत बुरा कॉम्बिनेशन है। अगर तो आपके मैदे को ये सूट करता है, एक आधा घूंट लेकर देख लें। वैसे ये है कि ये हर मैदे को सूट नहीं करेगा और ये रिकमेंडेड भी नहीं है कॉम्बिनेशन।